नमस्कार, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी यूपी द्वारा कराया जाने वाला कोई भी मुख्य परीक्षा जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह वीडियो श्रृंखला समान रूप से उपयोगी होगा। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को जानने के लिए हम कई सेगमेंट में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, सारी चीज़ों को। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को आज देखेंगे। हम परंपरागत रूप से पहले से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो उसमें जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी अगर हम वर्गीकरण करें और कई कालखंडों में विभाजित करें तो इतिहास की रूपरेखा को समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। प्राचीन इतिहास के कालखंडों को हम कैसे विभाजित करके पढ़ते हैं। हालांकि इस फ्लो चार्ट से केवल एक ही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको अभी हम बता देंगे। बाकी के पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फ्लो चार्ट इतिहास की एक समझ के लिए जरूरी है। तो प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को। नंबर पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जो प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे, माने हमारे पुरातत्वविद इनको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाया था। केवल खनन से, खंडहरों से, उत्खनन से जितना कुछ मिला तो वह पुरातत्व ही उनको, उनके जानकारी का प्रबल स्रोत बना। इसी के कारण इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य को आधार माना गया, प्रमाणिक आधार मान के इतिहास को लिखा गया है ऐतिहासिक काल में। तो इसी फ्लो चार्ट में हम देख लें, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है और लिखित साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं, परंतु पढ़ा नहीं गया, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में पढ़ा जा सका, लिखित साक्ष्य को लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया। और इतिहास के लिखने का सबसे बड़ा अगर मूल आधार बनाया गया तो लिखित साक्ष्य को, जो कि ऐतिहासिक काल में आता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, डियर, ऐतिहासिक काल को भी हम कई कालखंडों में बांटकर देखते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो हमारा आता है पाषाण काल। पाषाण काल, अगर इसमें इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट होंगे तो यही समझिए प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। और इनका जो प्री हिस्टोरिक एज है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है इसे स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में, और स्टोन एज को भी कई कालखंडों में बांटा गया है। और इसमें तीनों महत्वपूर्ण कालखंड इस प्रकार हैं। नंबर 1 है पूरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक एज, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल।
प्री हिस्टोरिक एज, मिजो प्री पेलियोलिथिक, मिजो पेलियोलिथिक और नियो पेलियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसका ये है। इनके कालक्रम को भी दिया गया है, हम वैसे जानकारी के लिए इसमें बता दें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डियर। अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है तो यही हो सकता है कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण ये तो प्रागैतिहासिक क्या काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम होती है। तो हम देखते हैं, कुछ लक्षण को देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के कुछ लक्षण होंगे, मध्य पाषाण काल के कुछ लक्षण होंगे, नव पाषाण काल के। चूंकि मानव आज इस पृथ्वी पर 5 लाख, लगभग 5 लाख साल पहले से मानव का निवास माना जाता है कि मानव अस्थायी रूप से, जो होमोसेम्पेनियंस मानव है वो रहने लगा। तो यह मानव आज जिस तरह है वह पहले इतिहास में ऐसा नहीं था। तो इसमें क्रमिक बदलाव हुआ, तकनीकी बदलाव क्रमिक हुआ, सामाजिक बदलाव हुआ, आर्थिक बदलाव हुआ, और एक क्रमिक रूप से होता चला आया। तो पहले का मानव जो था वो पूरा पाषाण, इनके काल को अगर हम देखें तो 5 लाख वर्ष पहले से लेकर के 5 लाख वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक, और 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, और 10,000 से लेकर के 3,000 वर्ष पूर्व तक इनका काल है। चूंकि इसको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि एग्जाम में इनके कालखंड को लेकर नहीं पूछता है किसका काल कितना है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल 3000 बीसी पूर्व से था। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 बीसी पूर्व से लेकर 600 बीसी पूर्व, और ऐतिहासिक काल 600 बीसी पूर्व के बाद से शुरू होता है। बुक में सारी चीजें दी गई हैं, इसको यहाँ बताना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो हम समझते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल में जो मानव था, इसकी केवल तीनों पाषाण कालों की विशेषता को जाने, फिर आगे चलें, क्योंकि चैप्टर लंबा है और आज हमें ये जो प्री हिस्टोरिक एज है इसको हमें खत्म करना होगा। तो पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक था, खेत शिकार करता था। इसको आग की कोई जानकारी नहीं था, केवल शिकार पर भोजन डिपेंड था, शिकार पर था भोजन। इसके साथ कंद मूल को खाया करता था, जो जंगली फल हुआ करते थे उनको खाता था। आग की जानकारी नहीं थी, आग की जानकारी नहीं थी। जंगलों में रहता था, जंगलों में रहता था, और जंगलों में भी नदियों के किनारे ज्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि उसको आसानी से जल उपलब्ध हुआ करता था। ये है पूरा पाषाण काल के। जब मध्य पाषाण काल में आए तो यह शिकार के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पशुपालन में किसका? कुत्ते का सबसे पहले पालन किया, कुत्ते के बाद भेड़ को पाला, भेड़ के बाद बकरी को पाला। इस तरह पशुपालन की तरफ धीरे धीरे संक्रमण करता था। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्य पाषाण काल में खेती के कुछ न कुछ जानकारी उनको हुई थी, वो कुछ कुछ पौधों को लाके उगाना शुरू किए थे। उसके बाद ये अपने जो हथियार थे, शिकार करने के औजार थे, उसको छोटा कर दिए थे। इसी के कारण मध्य पाषाण काल को मैक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर छोटे औजारों का प्रयोग करने लगे। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल में आग पर नियंत्रण पाना मानव प्रारंभ कर दिया था। तो आग पर नियंत्रण पा गए थे, और इनका कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा अस्थायी जीवन भी था। अस्थायी, कहीं अस्थायी थे, कहीं अस्थायी थे। संक्रमण काल का दौर था। जब हम नव पाषाण काल में आते हैं डियर, तो नव पाषाण काल में मानव पहिए का आविष्कार कर लिया था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको जाने में आसानी होती थी। आग पर भी नियंत्रण कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण है, खेती करना प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन के साथ खेती करना प्रारंभ कर दिया था। अस्थाई निवासी हो गया था, अस्थाई निवास इसका मानव का हो गया था, अस्थाई निवास हो गया था। डियर, ये जो हम फीचर बता रहे हैं बिल्कुल साधारण और उतने ही फीचर बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को समझने, इतिहास को समझने के लिए एक भूमिका है। हम जब संपूर्ण जीएस को पढ़े तो इस चीज को बड़े हम गंभीरता से, बड़े डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में उत्तर प्रदेश जीके में इतिहास के सेगमेंट से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए हम सरसरी निगाह से और बड़े फ्लो में यहाँ से निकल जा रहे हैं। तो अब हम समझते हैं पूरा पाषाण काल, जो कि हम इसकी विशेषताओं को पढ़ लिए हैं। तो अब विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से स्थल से, जिन स्थल पर इस तरह की विशेषताएं पाई गई या वो स्थल आज पॉइंट किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं
नहीं तो बुक में भी दिया है, कोई भी आप किताबें उठाएंगे तो उसमें मिल जाएगी इतिहास किताबों में। और अभी तक हमारे अनुभव से किसी भी परीक्षा में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो हम देखते हैं कि अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के उत्तर प्रदेश में स्थल को स्पॉट कर लेते हैं। और स्थल को स्पॉट करने के बाद उस स्थल की जो जो विशेषताएं हैं इसी हम मैप पर ही देख लेंगे। और बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इससे क्वेश्चन जो पूछेगा उसको आप बड़े आसानी से हैंडल भी कर लेंगे। इस वीडियो सीरीज के खत्म होने के बाद आप PYQ को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो हम सबसे पहले ये देखें कि हमारा उत्तर प्रदेश गंगा और उसके सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्रों में है। अगर हम यूपी का मैप बनाएं, उल्टा बना दिए, अगर हम उत्तर प्रदेश का मैप बनाएं तो कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश का मैप अगर बनता है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी है, जो गाजीपुर से होती हुई बिहार में निकल जाती है। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। गलत मैप हो गया, चूंकि एमपी में नहीं जाती यमुना, उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख सहायक नदी है। इसी के साथ हम एक देखें, और बड़े ही गौर करके समझिएगा आप, कि मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी किस जिले में मुख्यतः है? तो सतना जिले में है। सतना जिले से कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी, कहीं कहीं इसे तमसा नदी भी कहते हैं। टोंस नदी या तमसा नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सतना जिले से होती हुई ये रीवा में आती है, और रीवा से आते हुए प्रयागराज में एक जगह है, उस जगह का नाम है सिरसा जगह, सिरसा स्थान है। उस सिरसा स्थान पर जो टोंस नदी है या तमसा नदी है वो गंगा से मिल जाती है। क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है मुद्दा, कि ये जो टोंस नदी है, टोंस की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेलन नदी। टोंस की सहायक नदी बेलन नदी है। कहाँ से फ्लो करती है? बेलन नदी सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज में फ्लो करती है। तो ये है, अगर ये मान लीजिए टोंस नदी निकली आके प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में जो टोंस नदी मिलती है उसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है बेलन नदी। तो बेलन नदी का फ्लो जो होता है वो सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज में होता है। अब जो इस नदी का क्षेत्र है, नदी के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नदी घाटी कहा जाता है। अगर कोई नदी है, उस नदी का जो फ्लो है उसके दोनों साइड का जो बैंक होता है, जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। वैसे बेलन नदी की भी अपनी घाटी है। उस घाटी में कई स्पॉट किए गए हैं स्थल। वो स्थल कौन है? वो स्थल सिर्फ पूरा पाषाण काल के स्थल नहीं है। अब हम यहाँ लिखते हैं बेलन घाटी की सभ्यता, बेलन घाटी की सभ्यता। अब जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी का जो प्रसार है वो कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे हम यहाँ देखें सोनभद्र है, सोनभद्र के बाद और कहाँ है? तो मिर्जापुर है, और सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर देखने को मिलता है तो प्रयागराज है, प्रयागराज है। इस नदी घाटी में किस किस के स्थल मिले हैं? पूरा पाषाण काल के भी मिले हैं, मध्य पाषाण काल के मिले हैं, नव पाषाण काल के भी मिले हैं। पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने कई कालखंडों में बांट दिया है। सबसे पहले के जो पूरा पाषाण काल थे उसको इतिहासकारों ने निम्न पूरा पाषाण कहा, लोअर पैलियोलिथिक एज कहा। जो उसके बाद का कालखंड आया उसे मिडिल, मध्य पूरा पाषाण काल कहा, और जो उसके बाद का काल आया उसे अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पूरा पाषाण काल भी कहा। ये बहुत दूसरी चीजें हैं, बहुत गहराई से आपको समझने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कहाँ पे है? बेलन घाटी की सभ्यता। बेलन घाटी कहाँ पे फैली हुई है? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज में फैली हुई है। यहाँ
के जो उत्खनन करता थे वो GR शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विभाग का अध्यक्ष रह चुके GR शर्मा की अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुई बेलन नदी घाटी की। बेलन नदी घाटी की जब खुदाई हुई तो यहाँ से एक पूरा पाषाण कालीन, चूंकि हम अभी पूरा पाषाण काल ही शुरू किए हैं और पूरा पाषाण काल पर ही बात करेंगे, फिर मध्य पाषाण काल और दिन नव पाषाण काल पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्थल है, उस स्थल का नाम है, पहला स्थल जो मिला पूरा पाषाण कालीन स्थल है, उस स्थल का नाम है लोहदा नाला। उस स्थल का नाम है लोहदा नाला। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। जो लोहदा नाला है प्रयागराज में है, प्रयागराज में। लोहदा नाले से बड़ी विचित्र चीज मिली है, हड्डी की एक मूर्ति मिली है, अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? तो एक गॉड मदर की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। खूब खूबसूरत मूर्ति है, ऐसा इंटरनेट पर बताया है। तो जो अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है प्रयागराज के लोहदा नाला से, यह बड़ी यूनिक है। पूरे एशिया महाद्वीप में ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीन उत्खननों में यह एक है, सबसे प्राचीन है अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। आपके UP-SSC के एग्जाम में अगर पूछे कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बेलन नदी घाटी से मिली है। और कहाँ? स्थल का नाम क्या है? लोहदा नाला। दूसरा क्या है कि यहाँ के लोग क्वार्टाजाइट पत्थर से निर्मित जो औजार हुआ करते थे उसका प्रयोग करते थे। इनका औजार जो है वो क्वार्टाजाइट पत्थर से बना होता था। किसके बना होता? क्वार्टाजाइट पत्थर से। अब क्वार्टाजाइट का मतलब कठोर पत्थर होता है। शुरू के जो पूरा पाषाण कालीन मानव था वह क्वार्टाजाइट पत्थर का प्रयोग करता था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चेतना विकसित हुआ होगा। जब वो चेतना विकसित हुआ होगा तो वह इन पत्थरों को घिस करके, रगड़ करके जो पत्थर बनाया, जो औजार बनाया, पहले के क्वार्टाजाइट जब घिसा औजार बनाया तो ये फलक पत्थर बनाया। फलक पत्थर का यूज करने लगा, फलक पत्थर के औजार बनाने लगा। पहले के औजार क्वार्टाजाइट से बने होते थे, दूसरे के औजार फलक पत्थर से बना होता था। क्या बेलन नदी घाटी के पूरा पाषाण कालीन स्थल सिर्फ लोहदा नाला है? तो इसके साथ साथ दूसरा स्थल अगर हम देखें तो सोनभद्र में बड़ा फेमस है, आप लोग जानते होंगे, एक स्थल है सिंगरौली। सिंगरौली जो स्थल है ये है सोनभद्र में, ये भी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अगर कभी ये एग्जाम में पूछे कि सोनभद्र जो पूरा पाषाण का सिंगरौली पूरा पाषाण कालीन स्थल है तो कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। तीसरा एक क्षेत्र आता है, राकेश सारस्वत की किताब में इसको चकिया चंदौली करके दिया है। ये बनारस चंदौली के बॉर्डर पर आता है, उसका नाम है चकिया। हम यहाँ लिख देते हैं चंदौली। ये जो क्षेत्र है चकिया है, ये आता है चंदौली। वैसे बनारस और चंदौली की जस्ट सीमा पर ही पड़ता है चकिया। तो ये है लोहदा नाला, सिंगरौली, चकिया, ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थल है। वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन भी स्थल होंगे, उनको भी इसी लगे हाथ देखें। तो मध्य पाषाण काल के जो फीचर थे कि मानव ट्रांसफर करने लगा, किससे? शिकार के साथ साथ पशुपालन से। पशुपालन में पहले कुत्ते को पाला, कुत्ते को पालने के बाद वह जो है थोड़े थोड़े कृषि कार्यों से, जैसे शहद निकालना, कुछ पौधों के बारे में जानकारी रखना और आग पर नियंत्रण पाने जैसा उसका एक कार्य हो गया। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, मीजियोलिथिक एज। जो मध्य पाषाण काल है यह कहाँ पे है? इसका क्षेत्र पूरे अपने उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं जो डेडिकेटेड होते, जहां स्पॉट किया गया है, खोजा गया है मध्य पाषाण कालीन स्थल। अगर हम इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज अब हो गया है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक स्थल है, इसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, कहीं कहीं मांडू भी दिया है लेकिन मांडो देख लीजिए। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो में क्या हुआ? चौपानी मांडो में इसका साक्ष्य मिला है इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को, कि मानव पशुपालन
और कृषि का बहुत बेहतर ट्रांसफॉर्म मिलता है। मतलब मानो पहले शिकारी था, शिकारी के बाद वह पशुपालन तो करने लगा, उसके साथ कृषि कार्य से परिचित हो गया। तो चौपानी मांडो से पशु पालन और कृषि कार्यों और कृषि कार्यों का परिचय यहाँ चौपानी मांडो से मिला। दूसरा स्थल इसका है इलाहाबाद में, उसका नाम है लखनिया। लखनिया इलाहाबाद में आता है। लखनिया है, लखनिया। यहाँ पर बड़ा अद्भुत चीज मिला है। अद्भुत ये मिला है, यहाँ पर शैलाश्रय मिला है। शैलाश्रय का मतलब क्या होता है? चट्टान का घर। चट्टान का घर जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा चट्टान है, इस चट्टान को आदिमानवों ने क्या किया, काट कर ऐसा कुछ कर दिया। तो ये जो अंदर का ये स्ट्रक्चर अंदर का बन गया, तो कहीं न कहीं चट्टान का यहाँ रहने लायक बन गया। तो इसी को शैलाश्रय, पूरे पत्थर को काट करके, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर, उसको बकोट करके अंदर जाकर रहने लायक बना दिए, तो उसे शैलाश्रय कहा गया। इस शैलाश्रय के पास लखनिया में शैलाश्रय मिले, चट्टान के घर मिले। चट्टान के घर के साथ यहाँ पर 17 कंकाल भी मिले हैं, मानव के कंकाल मिले हैं। हो सकता है कि चट्टान के पहले जो वहाँ लखनिया में चट्टान का घर है, शैलाश्रय है, वहाँ लड़ाई मार हो गई होगी, मर कट गए होंगे, तो वहाँ 17 कंकाल मिले हैं। कहाँ पर? लखनिया में। फिर उसके बाद आता है, फिर अगर हम प्रयागराज के बाद किसी दूसरे, अब प्रयागराज से थोड़ा बाहर चले तो प्रयागराज से सटा एक जिला है प्रतापगढ़, पड़ोस का ही जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की अजब कहानी है। प्रतापगढ़ में 3 स्थल मिले हैं। जो पहला स्थल है, उस स्थल का नाम है सरायनाहर। सरायनाहर, तो सरायनाहर से क्या मिला है? सरायनाहर से 14 मानवों के कंकाल मिले हैं, कंकाल नहीं मिले हैं, सॉरी, समाधान मिले, उनकी कब्र मिला है। 14 लोग को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो हम ये कहेंगे 14 लोग का समाधान मिला है, 14 समाधान मिला है। उसके साथ यहाँ पर बड़ा अद्भुत दिशा थी कि कुछ कंकाल छत बिछत अवस्था में थे। ऐसा लगता था कि यहाँ पर चूंकि पूरी की पूरी समुदाय के लोग, अगर इनके कंकाल छत बिछत हैं, तो कोई बाहर के लोग आकर युद्ध किए होंगे। तो बाहरी मानव के आक्रमण का साक्ष्य भी सरायनाहर से मिलता है। क्यों मिला? क्योंकि वहां पर छत बिछत कंकाल मिले थे, युद्ध जैसे प्रमाण मिले थे। तो बाह मानवी आक्रमण भी के साक्ष्य, वाह मानव आक्रमण के साक्ष्य, आक्रमण के साक्ष्य मिले। और बड़ी रोचक है यहाँ कि सरायनाहर में जो कंकाल, जो 100 मिले हैं, जो कब्र में दफनाए गए हैं, वह उत्तर दक्षिण जो आज इस तरह के दफनाने पर ऐसा नहीं था। वहां पर जो डेथ बॉडी थी, उस डेथ बॉडी का हेड जो था पश्चिम में था और पैर पूरब में था। तो इनकी डेथ बॉडी जो समाधान है, इनके डेथ बॉडी की अगर हम बात करें तो डेथ बॉडी ऐसा कुछ दफनाया गया था। पश्चिम में इनका हेड था, वेस्ट में हेड था और ईस्ट की तरफ इनका पैर था। इनका पैर जो था वो ईस्ट की तरफ था। इस तरह के दफनाने का साक्ष्य है। उसके बाद यहाँ पर कुछ गर्त के चूल्हे मिले। गर्त के चूल्हे, अगर ऐसी भूमि हो और भूमि के अंदर ऐसे गड्ढा बनाकर अगर चूल्हा बना दिया जाए, तो एक गर्त का चूल्हा, इसे गर्त का चूल्हा कहते हैं, गर्त चूल्हा प्राप्त हुआ है। इस गर्त चूल्हे से अधजली हड्डी भी मिली है। अधजली हड्डी क्यों मिली होगी? हो सकता है कि लोग अपना मुर्गा उर्गा या हिरन वगैरह इस चूल्हे में डाल के भूजे होंगे और मांस को खा गए होंगे, हड्डी छोड़ दिए होंगे, तो हड्डी जल गई होगी। तो अधजली हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? सरायनाहर राय से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? गर्त चूल्हे से। अधजली हड्डी, पशु की अधजली हड्डी, ये भी याद रखिएगा, पशु की अधजली हड्डी, पशु की अधजली हड्डी। अधजली हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशु की अधजली हड्डी सरायनाहर से प्राप्त हुई है। दूसरा स्थान क्या है इसी प्रतापगढ़ में? दूसरा स्थान है महदहा। महदहा में क्या हुआ था? महदहा में युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। महदहा में युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान के मतलब हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी एक ही दिन मरे हो, या एक मरा हो दूसरा मार दिया गया हो, तो एक ही कब्र में पति पत्नी
को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है महदहा से। महदहा से। इसके साथ और कहाँ क्या मिला है? यहाँ पर लकड़ी के हड्डी के आभूषण और कुछ पत्थर के भी, चमकीले पत्थर के भी आभूषण कहाँ से मिले हैं? महदहा से मिले हैं। तीसरा प्रतापगढ़ का स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, उसका नाम है दमदमा। दमदमा। दमदमा की ये कहानी है कि दमदमा में 41 समाधान मिले हैं। दमदमा से 41 समाधान मिले हैं, कब्र मिला है। अच्छा, 41 जो समाधान मिला है इसमें भी बड़े डिफरेंशिएट हैं। 5 समाधान ऐसे हैं कि जो युगल हैं, कपल हैं, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 5 ऐसे कब्र हैं जिसमें दफनाए गए हैं। एक ऐसा कब्र है कि जिसमें 3 लोग को दफनाया गया है। 3 लोग को दफनाया गया है। 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। 3 लोग को दफनाया गया है। कहाँ से? दमदमा से। इसका एक ट्रिक बना रहा है, दमदमा नाम से ही लग रहा है बड़े खतरनाक होंगे। तो दमदमा में 41 समाधान मिले। 41 में से 5 समाधान ऐसे मिले हैं जहां पर युगल कपल को दफनाया गया, और एक ऐसे हैं जहां पर 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। और इसके साथ कहा, यहां से भी हड्डी के आभूषण मिले हैं। हड्डी के आभूषण मिले हैं। और उसके बाद गर्त के चूल्हे मिले हैं। गर्त के चूल्हे मिले हैं। ये हमारा हो गया दमदमा की बात। जो महदहा है और सराय नाहर है, इनका एक कॉमन फीचर है। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि झोपड़ी के साक्ष्य प्रतापगढ़ से किस पुरातात्विक स्थल से मिला है, तो दोनों से मिले। सराय नाहर राय से भी मिला है और महदहा से मिला है। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि किस जगह झोपड़ी तो लगाई गई थी, नीचे फर्श भी मेंटेन किया गया था, तो सराय नाहर की जो झोपड़ी थी वहां के नीचे, जो झोपड़ी के नीचे फर्श था, वो फर्श भी मेंटेन किया गया था। तो ये हमारा हुआ मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इस आप फ्लो चार्ट से आसानी से समझ गए होंगे। और मध्य पाषाण काल के बाद अब हम देखते हैं नव पाषाण काल को। बड़ा छोटा है नव पाषाण काल। न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी रहा। मानव के पास पहिए के संबंध में भी कुछ जानकारी हुई। आग पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया, खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। और जो इसके औजार थे वो औजार भी अब बदल गए हैं। चूंकि मध्य पाषाण काल में औजार छोटे हो गए थे, धनुष बाण का जब खोज हो गया तो उसके आगे एक एरोहेड लगा देते थे। एरोहेड क्या होता था? इस तरह का था। ये एरोहेड था। और इस एरोहेड से क्या करेंगे, अगर किसी जीव पर आक्रमण वो करेंगे तो मध्य पाषाण काल में ये एरोहेड जो है उनके शिकार करने में आसान होता था। इसी तरह के तकनीकी परिवर्तन जब नव पाषाण काल में आया तो यह खेती को सरल बना दिया। डियर, जब खेती को सरल बना दिया नव पाषाण काल, तो कहीं न कहीं ज्यादा विकसित हुए। तो उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, नव पाषाण कालीन स्थल, उन स्थल में कुछ स्थल ऐसे हैं चूंकि खेती का ही प्रमाण पे बात होती है। तो पहला है एक प्रयागराज में। प्रयागराज के कुछ स्थल हैं, इनको देखें। प्रयागराज के 3 स्थल हैं। एक स्थल है कोलडीहिमा, और दूसरा स्थल है प्रयागराज में, उसका नाम है महगढ़ा। महगढ़ा कभी एग्जाम में हो सकता है पूछे। और तीसरा स्थल भी एक प्रयागराज में है पंचोह स्थल। ये तीनों प्रयागराज में है। और तीनों से कृषि के संबंध में जानकारी जो भी मिली, उसमें सबसे प्रबल जानकारी है कोलडीहिमा की। कोलडीहिमा से 7000 से लेकर के, याद रखिएगा डियर, इंपॉर्टेंट है, 7000 से लेकर के 6000 BC पूर्व का
खेती का साक्ष्य मिला गया है और खेती में क्या था, धान का साक्ष्य मिला, धान की खेती का साक्ष्य मिला है, धान की खेती का साक्ष्य मिला है। कब मिला है, 7000 से 6000 बीसी पूर्व। कहाँ से मिला था, कोल्डिहिमा से मिला था। हम कह सकते हैं ना कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कोल्डिहिमा से मिले हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने और पुरातत्वविदों ने अभी नया उत्खनन कराया, नया रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तो उसमें पता चला कि गोरखपुर के पास एक जिला है जिसका नाम है संत कबीर जिला, संत कबीर जिला। और इस संत कबीर जिले में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है लहुरा देव, लहुरा देव। तो जो लहुरा देव स्थान है संत कबीर नगर में, यहाँ पर खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है, खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। तो कब से मिला है, ये था 9000 बीसी पूर्व से लेकर 8000 बीसी पूर्व तक। इसका मतलब ये तो कोल्डिहिमा से भी पुराना है। तो ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे कि लहुरा देव से। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरी एशिया महाद्वीप में, पूरी दक्षिण एशिया महाद्वीप की अगर बात करें, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसमें लहुरा देव है जहां पर कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। कोल्डिहिमा अब नहीं है। अगर लहुरा देव ऑप्शन में न रहे तब आप लगाएंगे कोल्डिहिमा। कोल्डिहिमा प्रयागराज में है और लहुरा देव संत कबीर नगर में है। यह हमारे प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर था। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की आगे की सीरीज में कवर होता रहेगा। इसी के साथ अपने बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।